नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। जैसे जैसे 2 अक्टूबर नज़दीक आ रहा है और जन सुराज के तय कार्यक्रम के अनुसार जन सुराज पार्टी के गठन की प्रक्रिया नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे बिहार के सभी राजनीतिक दलों में उन दलों के शीर्ष नेता से लेकर के और स्टेट लेवल और अदर नेताओं में गजब की बेचैनी छाई हुई है। पहले आज से कुछ महीने पहले जहां ये दल और ये दल के नेता एक सिरे से प्रशांत किशोर को और जन सुराज अभियान को, उनके पदयात्रा को खारिज कर रहे थे, वहां अब उनके चेहरे पर, उनके माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। हाल के कुछ सप्ताह में या पिछले कुछ महीनों में प्रशांत किशोर ने 2-3 बड़ी मीटिंग की, बड़ी सभा की, जिसमें एक मुस्लिम समुदाय की सभा थी, जिसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज, खास करके मुस्लिम समाज के लोग थे, जिसमें स्टूडेंट्स भी थे, जिसमें कुछ व्यवसायी भी थे, कुछ नेता लोग भी थे, कुछ धार्मिक गुरु वगैरह सब लोग थे, कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी थे। उसमें बहुत जबरदस्त प्रहार उन्होंने किया, खासकर आरजेडी पर प्रहार किया कि कैसे उन्हीं के शब्दों में आप किरासन तेल है और आप जल रहे हैं और लालटेन कहीं और जल रहा है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा बापू सभागार में भी 1-2 सभाएं हुई, बड़ी सभाएं, और उसमें जिस प्रकार की बात हो रही, जिस प्रकार का उत्साह हो रहा है और एक क्रॉस द स्टेट जो इनकी यात्रा बढ़ रही है और जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं और विभिन्न मीडिया चैनलों में अलग अलग चीजें आ रही हैं, तो एक चीज तो तय है कि जिसको बोलते हैं कि नाउ ही हैज बिकम ए फोर्स टू रिकॉन विथ। अब ये वैसी शक्ति बन गए हैं जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इज कंस्पिक्वस बाय हिज प्रेजेंस। अभी हाल में देखा कि आरजेडी के नेताओं के द्वारा, आरजेडी पार्टी के द्वारा मुस्लिम की 1-2 बैठकें की गई और उसमें भागीदारी की बात कही गई, नेतृत्व में, स्टेट लेवल नेतृत्व में उनकी भागीदारी वगैरह की बात की गई। उसी तरह से जदयू में भी बेचैनी है और बीजेपी में भी बेचैनी है। ये बात अलग है कि आरजेडी के जो स्टेट लीडरशिप है, स्टेट जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक राजनीतिक नासमझी कर दी और एक पत्र जारी कर दिया, जिसके चलते इनकी बेचैनी जो है वो, जिसको बोलते हैं इट हैज कम टू द फोर, वो पब्लिक में आ गई। देखिए, 1-2 चीज है स्पष्ट जिसको समझने की जरूरत है कि क्यों बेचैनी है शीर्ष के नेताओं में भी और मिडिल रैंक के नेताओं में। मैं आरजेडी के कुछ एक एमएलए वगैरह की बात सुन रहा था, नाम लेना उनका उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कौन है प्रशांत कुमार पांडे। तो जब आप प्रशांत किशोर कुमार पांडे बोलते हैं उनको, तो इसका मतलब वो आपका कुंठित बात सामने में आ रहा है और उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की है। वो कहते हुए सुने गए कि अभी तो पंचायत का चुनाव नहीं जीता है, तो कितना बड़ा नेता हो गया है। तो ये सारी चीजें बता रही कि आप में बेचैनी है। देखिए, अंतर को समझने का प्रयास कीजिए कि क्यों प्रशांत किशोर पूरे स्टेट में एक व्यवस्था परिवर्तन की बात कह रहे हैं और उनके जो रोडमैप हैं, उनके जो प्रोग्राम्स हैं, उनके जो थ्योरीज हैं, वो क्यों लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। इन चीजों को पहले समझने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन मेरा अनुरोध होगा कि थोड़ा ध्यान से सुने। जब देश आजाद हुआ और राजनीतिक फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और लोग पॉलिटिकल मुख्यधारा में आने लगे, तो उस वक्त जो भी पार्टियां थी, खास करके कांग्रेस, बाकी भी कांग्रेस के विरोध में भी कुछ दल थे, सोशलिस्ट पार्टी वगैरह थी और कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह भी थी, तो लेकिन मुख्य रूप से उसमें वही लोग शामिल हो रहे थे जो राष्ट्रवादी थे, जो या तो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए थे नेतृत्व के रूप में या फिर वो भागीदारी के रूप में, फॉलोअर्स के रूप में। तो वो एक पूरी पीढ़ी, एक क्रॉस दी सोसाइटी, जिसमें अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा के लोग शामिल हो रहे थे और वो बिल्कुल पार्टी वाइब्रेंट होती चली गई। यह प्रक्रिया बाय एंड लार्ज इंदिरा गांधी तक चली और जब इमरजेंसी आया तो एक बहुत बड़ा बदलाव देश की राजनीति में और अकॉर्डिंगली बिहार की राजनीति में भी आया।
स्टैग्नेशन आना शुरू हो गया था। आप पाइएगा कि कांग्रेस में जो स्टैग्नेशन, मैं बिहार सेंट्रिक बात कर रहा हूं, तो कांग्रेस में जो स्टैग्नेशन आया वो 70 के दशक में आया, और वही गिने चुने लोग उसमें मंत्री, विधायक और बनते रहे। मैंने एक बार चर्चा की थी कि किस प्रकार कांग्रेस, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष में अधिकांश लोग अगड़ी समाज के रहे, मुख्यमंत्री में भी अधिकांश अगड़ी समाज के ही लोग रहे। तो ये धीरे धीरे बाकी जातियों का या बाकी समाज का प्रवेश उसमें बंद होता चला गया। तो इसके कारण इस पार्टी के ग्रोथ में ठहराव हुआ। हमेशा एक चीज याद रखिए, कोई भी संगठन, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसमें नए रक्त का प्रवाह नहीं होगा तो वो ठहर जाएगा और अंततोगत्वा वो मृत हो जाता है। और आप देखिएगा कि कांग्रेस का वो जो कल्चर था कि हर समाज से, हर जाति से कुछ ठेकेदार टाइप नेता को उठा लेते थे। आप पाइएगा कि यादव के नाम पर राम लखन सिंह यादव, ठीक है, उनका अपना अलग कंट्रीब्यूशन रहा, वो बन गए। कोई मुस्लिम के नाम पर कोई एक लीडर बन गया, कोई लहटन चौधरी, महावीर चौधरी, ये सब आ गए उस समाज से, दलित समाज से। तो अलग अलग समाज के एक दो आदमी को देख करके वो ये समझने लगे कि इससे पूरे राज्य में और उनकी सरकार में इन जातियों का, इस समाज का प्रतिनिधित्व हो गया, जबकि वैसा हुआ नहीं। उसके बाद जब प्रकाश जी का आंदोलन आया, उसमें एक ब्रॉड बेस्ड बना और उसने उसको तोड़ा, और जब प्रकाश के आंदोलन के नीतीश कुमार, लालू जी और रामविलास और बाकी सारे लोग उसके परिणाम स्वरूप नेतृत्व में आए और फिर से एक नया ब्लड आया। इसलिए देखिएगा कि इमरजेंसी के बाद से और वो 90-95 तक वो चीजें चली, नए रक्त का प्रवाह हुआ। तो इस देश, इस राज्य की राजनीति में जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें करवट बदली, और जो एक मोनोलिथ स्ट्रक्चर था जिसमें अरिस्टोक्रेट, बड़े घर के लोग, जमींदार परिवार के सुखी संपन्न और अगड़ी जाति का जो एक मोटे तौर पर प्रभुत्व था वो टूटा। लेकिन 90-95 आते आते, अंग्रेजी में कहावत है कि इफ यू फाइट अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट लॉन्ग एनफ एंड हार्ड एनफ, द एस्टेब्लिशमेंट विल मेक यू अ मेंबर ऑफ इट। जिन कारणों से आपका उत्थान होता है, कई बार वही कारण आपके पतन का भी होता है। तो जिस सामाजिक न्याय के प्रणेता लालू जी थे, इनकी पार्टी में भी वही चीज होना शुरू हुआ, और धीरे 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 जो लोग इस पार्टी से जुड़े और स्टेट लेवल या अगर केंद्र की बात करें, माने इस पार्टी के केंद्र की बात करें, तो शीर्ष लेवल पर जो आरजेडी के नेता थे वो धीरे धीरे वो मोनोलिथ स्ट्रक्चर हो गया, उसमें दूसरे का प्रवेश बंद हो गया। आप पाएंगे कि इसमें भी वही कांग्रेस का कल्चर आना शुरू हो गया। फलाना जात का एक आदमी को उठा लो तो राजपूत समाज से इनको बना दो, भूमियार समाज से इसको बना दो, दलित समाज से इसको बना दो, अति पिछड़ा से इसको बना दो, तो ये कल्चर मुस्लिम समाज से इनको बना दे। तो ये जो ठेकेदार लोगों को चुन लिया और आरजेडी को लगने लगा कि हम तो सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वो प्रतिनिधित्व तो था नहीं। कि जिन लोगों को आपने उठा के लाया वो यह आपको बताते रहे कि उस समाज के ठेकेदार हैं, लेकिन समाज में तो परिवर्तन होता है। तो जब समाज में परिवर्तन हुआ तो उन्हीं के समाज के लोग उसको डिस्कार्ड किए कि तुम मेरे नेता कैसे हो सकते हो। आप इसको यूं समझे कि कोई व्यक्ति अगर कहे कि सामाजिक न्याय है, गरीब गुरुओं का शासन होगा, तो आपका शासन होगा, गरीब गुरुआ है, तो दूसरे का शासन क्यों नहीं होगा। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन, इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन होता है, वो 90 के दशक से शुरुआत हो। तो हम अपनी बात को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, और ये सिलसिला मोटे तौर पर चला, और राज्य में जितनी पार्टियां थी, इवन बीजेपी तक, उस सब में कांग्रेसीकरण हो गया, सब में वही कल्चर। आज बीजेपी नेतृत्व को उठा के देखिए, फलाने जात को एक एमएलसी बना दीजिए तो समझ लिए कि इस जात का वोट मिल गया, मुस्लिम समाज से इसको दे दीजिए। अब जमा खान एक ऐसा चेहरा है, जदयू के बारे में बात कर रहे हैं, और बीजेपी की बात की जो तो ले दे करके यहाँ कौन है, तो शाहनवाज जी। और बीजेपी को लगता है कि समाज शाहनवाज को ले आए तो सारा मुस्लिम समाज मेरे साथ है। जदयू को लगता है कि जमा खान को ले आए तो सारा मुस्लिम समाज है, ताती किसी को ले आए, किसी को। तो ये जो कल्चर था कांग्रेस का, इमरजेंसी तक या उसके बाद भी चला, इस कल्चर से धीरे धीरे, इस कल्चर के रंग में धीरे धीरे बीजेपी भी रंग गई, आरजेडी भी रंग गई और जदयू भी रंग गई। और ये इसका परिणाम ये हुआ कि राज्य के जो ये तमाम 3 प्रमुख पार्टियां हैं, अगर थोड़े हद तक कम्युनिस्टों को छोड़ दें, चूंकि उसमें थोड़ा सा अंतर है, तो ये तीनों पार्टियां जो स्टेट की बड़ी पार्टियां, इस तीनों में एकदम समानता है। इसके टॉप लीडरशिप के कैरेक्टर में समानता है, इसके मिडिल ऑर्डर लीडरशिप में समानता है, और इनके कथित वर्कर में भी वही समानता है, वही लोग। अच्छा, और मजेदार बात यह है कि जब
इलेक्शन के दरमियान या इलेक्शन के पहले भी जो पार्टी छोड़ करके भागने का जो रवायत चला है, वो बिल्कुल सभी लोग अपने दरवाजे खोल देते हैं। तो आप पाइएगा कि एक ही आदमी कभी वो इस आप उठा करके देख लीजिए, भगवान सिंह कुशवाहा कितना में गए, सम्राट चौधरी कितनी पार्टियों को बदले। अब मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूं, अब आपको नागमणि जी कितना पार्टी छोड़े। तो उस तरह से उछल कूद और मोटे तौर पर रहा कि प्लेयर्स वही रहे, टीम बदलती गई। वही प्लेयर्स आरजेडी में भी, वही राजनीतिक प्लेयर बीजेपी में भी, वही राजनीतिक प्लेयर जदयू में भी रहा। तो ये जो है, ये आप यूं कहें कि जो कांग्रेस अकेले मोनोलिथिक स्ट्रक्चर था, तो अभी सभी पार्टियों का ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर हो गया। और इसके कारण राज्य के वैसे लोग जिनको लगता था कि हम राजनीति में जाएं, समाज के लिए काम करें या राजनीति में प्रवेश करके हम अपना कैरियर बनाएं, उनके लिए रास्ते बंद हो गए। जो नए रक्त आए भी तो उन्हीं के परिवार के थे, एक आध अपवाद छोड़ दीजिए तो उन्हीं के परिवार के लोग दूसरा तीसरा चौथा पीढ़ी में आने लगा। और इसी बीच जो प्रशांत किशोर की एंट्री हुई, इसने पूरे इस कॉन्फ़िगरेशन को ही तोड़ के रख दिया। इसने इस मोनोलिथ स्ट्रक्चर को ही ढा दिया है। अब जब ये मोनोलिथ स्ट्रक्चर ढहाया है, तो इन सभी जो प्लेयर्स हैं, तीनों स्टेट लेवल के पार्टी के जो प्लेयर्स हैं, जो बरसों से खेल रहे हैं, कभी रिटायर्ड नहीं हो, इन लोग को अचानक लगने लगा कि लगता है मेरी जमीन तो खिसक जाएगी। क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो मुद्दे उठाए, उस मुद्दे से कोई इनकार नहीं करेगा। कौन इनकार करेगा कि राज्य में पलायन भयंकर समस्या है? कौन इनकार करेगा कि यहां प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे कम है? कौन इनकार करेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी स्थिति खराब है? कौन इनकार करेगा कि शिक्षा को हम लोगों ने 15-20 वर्षों में बर्बाद कर दिया? कौन इनकार करेगा कि विधि व्यवस्था की समस्या खराब हो गई? कौन इनकार करेगा कि एक पूरा का पूरा जो जनरेशन है उसको हम लोग ने बिल्कुल पौरुष विहीन कर दिया और हम लोग ऐसे दलदल में ढकेल दिए कि वो लोग बस 1500, 2000, 3000 रुपए कमाने के लिए विवश है। अब जब ये प्रशांत किशोर ने इस आइडिया को फ्लोट किया तो सब लोगों को लगा कि हम भी इस मैच में खेल सकते हैं। तो उम्मीद की एक नई किरण जगी, लोग जुड़ने लगे और जब जुड़ने लगे तो ये जो प्लेयर्स हैं इनमें खलबली मचना बिल्कुल लाजमी है। अब आइए इनके प्रोग्राम्स के, जितनी पार्टियां हैं सबके भाषण को सुनिए। वही रटा रटाया समाजवाद, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, गरीब गुरुआ, फलाना, ये सारे भाषण, ये सारे नारे सुन सुन के लोग पक चुके हैं और इन लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि अब धर्मनिरपेक्षता की बात कीजिएगा, समाजवाद की बात कीजिएगा, सांप्रदायिकता की बात कीजिएगा, कोई नहीं सुनने वाला है। लेकिन चूंकि ये सभी प्लेयर हैं, ये तो 60, 70, 80, 90 के उम्र में पहुंच चुके हैं, तो ये पूरा जनरेशन गैप है और इन लोग को पता ही नहीं चल रहा है। पर आप इसको यूं समझे कि कोई आदमी 2024 का यूपीएससी का एग्जाम 1990 या 1980 के सिलेबस पढ़ करके देना चाहता है। ये जो तीनों प्रमुख पार्टियां हैं, आरजेडी, जदयू और बीजेपी, इसके जितने नेता हैं ये वही 80 और 90 का सिलेबस पढ़ रहे हैं और सिलेबस यहां लागू प्रशांत किशोर ने 2024 का कर दिया। इसलिए इन सब लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब इन्होंने जो मुद्दे उठाए, अब नेतृत्व की बात कहा, कौन अध्यक्ष बनेगा? तो अध्यक्ष वो बनेगा जो समाज में सबसे पीछे है और इसको कॉन्सेंसस देकर के बनाया गया है। उसके बाद ये रोटेशन होगा, जिस समाज के जितने वोट है उसको उतनी भागीदारी मिलेगी, वो उतने सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब ये बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक एक इशू को आप उठा करके देखिए तो आपको लगेगा जैसे मुस्लिमों के बारे में कहा कि हमने 75 या 78 सीट मैं दूंगा, आपकी आबादी 18% है। यादवों की आबादी 14% है तो अकॉर्डिंगली हम सीट देंगे, 243 है तो उसका 14% देंगे। तो उस प्रकार से जो अभी इन्होंने एक नारा दे दिया है कि 25 में मेरी सरकार बनेगी और बनते के साथ 1 घंटे के अंदर हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। माने इसलिए मैंने कहा ना कि ये 1970 का सिलेबस, मुख्यमंत्री जी और उनके जो चेले चपेटे हैं सब 1970 के सिलेबस में लगा। 80,000, 90,000 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं इस शराबबंदी कानून में। लगभग 1.5 से 2 लाख लोग, उसमें सब गरीब लोग हैं, पीस रहे हैं और आपकी जिद के कारण क्या तो शराबबंदी लगाएंगे। और उन्होंने सही कहा है कि गांधी जी ने कभी इसकी वकालत नहीं की थी कि कानून बना करके आप शराबबंदी लागू कर दे। दुनिया में इसका कहीं कोई प्रमाण ही नहीं है। उनकी बात को मैं रिसर्च करके देख रहा था, अलग अलग देशों में जहां जहां नशाबंदी, शराबबंदी, प्रोहिबिशन लागू करने का प्रयास किया वो सब फेल हुआ।
सोसाइटी को कैरेक्टर से, कल्चर से रेगुलेट किया जाता है। सोसाइटी को आप एक्ट बना के नहीं रेगुलेट कर सकते हैं। तो इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो इन सारे जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, इन्होंने फॉर्मूला दिया कि कैसे हम गरीबी दूर करेंगे, इन्होंने फॉर्मूला दिया कि हम कैसे एजुकेशन को ठीक करेंगे, बिल्कुल रोड मैप, कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे, कैसे हम रोजगार को बढ़ावा देंगे, एक एक चीज पर इनकी वेल कंसीव्ड आइडिया। क्यों? क्योंकि ये 2024 का सिलेबस पढ़ रहे हैं। और ये जितने नेता ये स्टेट लेवल के हैं, तीनों पार्टियों जिसका नाम मैंने लिया, ये सब लोग वही बिहार बोर्ड का 1970 का सिलेबस पढ़ करके चिल्ला रहे हैं और पब्लिक इनका सुनने के लिए तैयार ना। आज देख लीजिए गांधी मैदान में नीतीश कुमार जी ने जो भाषण दिया, मुश्किल से 1000 आदमी भी नहीं थे, तो गांधी मैदान में 1000-1500 आदमी तो ऐसे ही रहता है। कागज पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ भाषण बोलते जा रहे हैं, न उत्साह है, न विजन है, न कमिटमेंट है, न कन्विक्शन है। लगता है थका हारा बुझा हुआ मुख्यमंत्री। तो जिसको बोलते हैं ना कि माने कमजोर नेतृत्व, दृष्टिहीन और विजन विहीन नेतृत्व किसी राज्य को क्या प्रगति दे सकेगा। लेकिन एक दो खतरे भी हैं प्रशांत किशोर के राह में, वो मैं बताते चलूं, फिर मैं अपनी बात को रैप अप करूंगा। खतरे क्या हैं कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा अजीब ट्रेंड है। जैसे ही किसी पार्टी का उदय होगा कि ये जो प्लेयर हैं ये साइड बदलने में बड़े माहिर, कैंप बदलने में माहिर हैं। आप देखिएगा कि उछल उछल करके जो लोग चुनाव हारा या जो लोग पार्टी से निकल गया, एक एमएलसी को देख रहे थे कि जिसकी सदस्यता चली गई, उछल के ये लोग पार्टी में शामिल होना शुरू हुआ। ऐसे लोगों से, वैसे प्रशांत किशोर जी खुद रणनीतिकार रहे हैं, इस बात को समझते होंगे, लेकिन ऐसे लोग अगर घुसेंगे तो आपके इस संगठन को भी कॉन्टामिनेट करेंगे। तो बेशक आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सिर्फ इस उद्देश्य से आ रहे हैं कि हमको जनसुराज की पार्टी की टिकट मिल जाए और हम खड़े हो जाएंगे, चुनाव लड़ देंगे, ऐसे चीज में से उनको बचना होगा। नंबर 2, आपने एक अच्छी बात कही कि इन्होंने कि हम जनसंख्या के आधार पर लोगों को टिकट देंगे, लेकिन आप याद रखिए कि इस गेम में मतलब वो लोग विवियन रिचर्ड्स हैं, जिन पार्टियों का नाम है, दे आर द चैंपियंस ऑफ दिस काइंड ऑफ मैच। और इसमें अगर जनसुराज उलझेगी तो उलझ करके फंस जाएगी। तो इसलिए कास्ट की पॉलिटिक्स को इन एनी वे आपको बिल्कुल, आप जिस तरीके से यह पार्टी लड़ रही है उस पार्टी से, या मैं अभियान पार्टी का नाम ले रहा हूं, ऐसे पार्टी तो बनेगी ही, ये तो स्पष्ट हो गया। तो उस मेथड से अगर चुनाव लड़ना चाहिएगा या उस मेथड से आप इस पॉलिटिक्स को करना चाहिएगा, तो ये लोग बिल्कुल चक्रव्यूह बना देंगे जनसुराज के लिए, और वो हो नहीं पाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी से वैसे एलिमेंट को आपको इस पार्टी को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जो दूसरे पार्टी को छोड़ करके आ रहे हैं या जिनको लगता है वो डिसग्रंटल्ड हो गए हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल इस बात को लेकर के आश्वस्त हूं कि राज्य में व्यवस्था का परिवर्तन होना चाहिए, ये मोनोलिथ स्ट्रक्चर टूटने चाहिए, नई आशा, नई उम्मीद, नए कलेवर और नया जनरेशन को आना चाहिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।